कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का जीएसएस ढांढन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 11 के अंदर जो बच्चे आए हैं उनको बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पहले उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, है ना। तो जो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है बायोलॉजी, उस बायोलॉजी के अंदर अपन जीवों के बारे में बात करते हैं, अर्थात उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो जीवित है। अपनी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवित जीव है उन जीवित जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा। देखो ना, जो जीव विज्ञान है वह किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है ना। 10वीं क्लास तक आपने विज्ञान पढ़ा है ना। तो विज्ञान के अंदर आप लोग परिभाषा देते थे कि तर्क पर आधारित, तथ्यों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के अंदर से ये जो शाखा निकली, इस शाखा का नाम है जीव विज्ञान, है ना। तो जो बायोलॉजी है वो किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा? जीवों का। वह क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान, है ना। तो बायोलॉजी है, उसके अंदर अपन पृथ्वी पर जो जीव है उन सभी जीवों का अपन अध्ययन करेंगे। अगर देखो मेनली अगर बात किया जाए, मुख्य रूप से अगर बात की जाए, तो पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें या दो जीवित है ना। दो चीजें पृथ्वी के ऊपर, अगर पृथ्वी के ऊपर बात करूं तो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ दो जीवित है ना। तो उन दो के अंदर अगर बात की जाए तो उन दो के अंदर या तो जो जीवित है वह हो सकता है जीव पादप, या जो पृथ्वी पर जीवित है जो जीव पृथ्वी पर जीवित है वो हो सकता है जंतु। ठीक है भाई, है ना। तो पृथ्वी पर दो जो ऐसे जीव हैं जो जीवित है, उसके अलावा पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं है। और जितनी भी चीजें आप देखते हैं पर्यावरण के अंदर, या आप लोग घर से बाहर निकलते हो, कोई भी ऐसी आप वस्तु को देखते हो, तो उस वस्तु के बारे में पहले अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो वो वर्गीकरण ऐसे हो सकता है ना कि जिस चीज को अपन ने देखा वो या तो हो सकती है सजीव या हो सकती है निर्जीव, अर्थात सजीव या निर्जीव। अब देखो निर्जीव चीजों को आप लोग आसानी से पहचान सकते हो, है ना। जैसे ही घर से बाहर निकले, किसी बिल्डिंग को देखा तो अपन नो डाउट वो किसके अंदर आ जाएगी? निर्जीव के अंदर, है ना। अब घर से अगर बाहर निकले आप, और निकलते ही आपने यदि मान लो किसी गाय को देखा, तो नो डाउट गाय है वो क्या है? जीवित है। और जब अगर जीवित है तो मैं उसको उसके अंदर किस में लूंगा? सजीव में। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मैंने ये कहा कि दो सजीव पाए जाते हैं। कितने सजीव? दो। उन दो सजीवों की अगर बात की जाए तो एक सजीव हो सकता है पादप, एक हो सकता है जंतु। तो गाय है वो सजीव है, लेकिन कौन सा सजीव है? वह सजीव है जंतु, है ना। देखो पादपों का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को अपन जीव विज्ञान की शाखा वनस्पति शास्त्र अर्थात बॉटनी में अध्ययन करते हैं, है ना। जीव विज्ञान की वह शाखा, है ना। विज्ञान की नहीं बोल रहा हूं मैं, अब बोल रहा हूं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का या पादपों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है वनस्पति शास्त्र। ठीक है। जितने भी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे हैं उन सब पेड़ पौधों का अध्ययन अपन किसके अंदर करेंगे? वनस्पति शास्त्र या बॉटनी में करेंगे। और उसके अलावा पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं उन सभी जंतुओं का अध्ययन ये जूलॉजी में किया जाता है। अर्थात कहने का बायोलॉजी के अंदर अपन दो सजीवों का अध्ययन करेंगे, एक हो सकता है पादप, एक हो सकता है जंतु, है ना। पादप का अगर अध्ययन करेंगे तो उसको वनस्पति शास्त्र बोलेंगे, और अगदी जंतु का अध्ययन करेंगे तो उसे अपन जूलॉजी बोलेंगे, है ना। इनका दूसरा नाम भी होता है, एक का नाम होता है फ्लोरा, एक का नाम होता है फोना। अर्थात कहने का मतलब यदि वनस्पति शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है तो उसे अपन फ्लोरा बोलते हैं, और यदि जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा तो उसे फोना बोलते हैं। आपको अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे समझना है, और बेसिक यदि आपका सही है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब देखना, मैंने आपको, अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊं बायोलॉजी के अंदर पृथ्वी के ऊपर सजीव है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीव दो प्रकार के होते हैं, पहला पादप, दूसरा जंतु। अब देखना जीव विज्ञान के अंदर
अपन जीवों का अध्ययन करेंगे, अर्थात जो जीवित है ना। अब कई बार तो यही पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ जीवित है, कौन सी चीज़ निर्जीव है ना। उसके बारे में भी अपन जीवों के जो अभिलाक्षणिक लक्षण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना बेसिक जो है आज का ये जो अपना चल रहा है ये बेसिक चल रहा है ना। तो बेसिक के अंदर अगर बात की जाए मूलभूत चीज़ में, तो देखो मैंने यहाँ लिखा प्लांट है ना, और मैंने यहाँ लिखा एनिमल। अर्थात बायोलॉजी के अंदर मैं किन चीज़ों का अध्ययन करूंगा, किन सजीवों का अध्ययन करूंगा, पादप का या फिर जंतु का। तो मैं पहले पादप की बात करता हूं। पादप, तो देखो पृथ्वी के ऊपर जो पादप होते हैं वो बहुत प्रकार के, या उन पादपों के अंदर बहुत प्रकार की विविधताएं पाई जाती है ना। उन विविधताओं की अगर बात की जाए तो पादपों के अंदर ये जितने भी जगत हैं ये सभी जगत किंगडम, आगे हिराकी की बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा जो हिराकी पदानुक्रम होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो किंगडम होता है, और सबसे लास्ट के अंदर आती है स्पीसीज है ना। आगे अपन बात करेंगे। तो देखना पादपों के अंदर अगर जगत की बात करूं, पादपों की भी बहुत जगत है ना, उन जगतों के बारे में बात करूं तो पादपों के अंदर जो पहला जगत है उस जगत का नाम है प्रोकैरियोटा। प्रोकैरियोटा है ना। इन प्रोकैरियोटा के बारे में आगे अपन खूब डिस्कस करेंगे है ना। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोकैरियोटा है ना, प्रो जो शब्द होता है उस प्रो शब्द का मतलब होता है आदिम, और कैरियोटा जो शब्द बना हुआ है वह बना हुआ है कैरियोन से। अर्थात ऐसे जीव जिनके अंदर जो केंद्रक होता है, उनकी कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वह केंद्रक आदिम प्रकार का पाया जाता है ना। अब आदिम प्रकार का केंद्रक कौन सा होता है, उसके अंदर भी ये होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वह विकसित नहीं होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है ना, खूब सारे कैरेक्टर है, अपन उनके बारे में अभी बात नहीं करें। प्रोकैरियोटा जो जगत आता है उस जगत के अंदर जो उदाहरण होते हैं, उन जगत के अंदर कौन से पादप पाए जाएंगे, तो उनके अंदर अपन माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जो जगत आता है उस जगत का नाम होता है थैलोफाइटा। थैलोजोफाइटा होता है, उस थैलोफाइटा के अंदर अपन दो सजीवों का अध्ययन करते हैं। पहला एल्गी, एल्गी का हिंदी नाम होता है शैवाल, और दूसरा फंगी, फंगी को बोलते हैं कवक है ना। तो इनका अध्ययन अपन कौन से जगत के अंदर करते हैं, थैलोफाइटा। तीसरा जो होता है उसको अपन बात की जाए तो तीसरा पादपों के अंदर जो किंगडम आता है उस किंगडम का नाम होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोजोफाइटा होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर, उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा के अंदर मोसेज आते हैं है ना, तो मोसेज है वो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, अर्थात पादप जगत का उभयचर। अगर मैं बात करूं जंतु जगत का उभयचर तो आप सब लोगों को पता होगा शायद, या मैं बताऊंगा तब पता चल जाएगा। जंतु जो जगत है उसका अगर उभयचर की बात की जाए तो उसका उभयचर कौन होता है, मेंढक। कौन होता है भी, मेंढक है ना। अब देखना जो जंतु जगत है उस जंतु जगत का जो उभयचर होता है उसका अपन क्या नाम देते हैं, मेंढक है ना। मेंढक है उसको उभयचर क्यों बोला, मेंढक को उभयचर इसलिए बोला कि वो पानी और थल अर्थात जमीन दोनों पर निवास कर सकता है। उभय का अर्थ होता है दो जगह, चर का मतलब होता है निवास करना। तो देखो ब्रायोजोफाइटा होते हैं वो ब्रायोफाइटा भी क्या ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर और जो स्थल या जमीन, उस जमीन के ऊपर निवास कर सकते हैं। इस कारण से ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। उसके बाद पादप जगत का नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वे पादप होते हैं जिनके अंदर जिम्नो का जो अर्थ होता है वो होता है नेक्ड, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, अर्थात वे पादप जिनके बीज खुले या नेक्ड का मतलब होता है नग्न होते हैं, अर्थात इसका हिंदी नाम होता है नग्न बीजी। बीज है वो नग्न किस प्रकार हो सकते हैं, यदि बीज फल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो वो फिर कैसे हो जाएंगे, नग्न बीजी। और अपन जो अपने चारों तरफ पर्यावरण के अंदर घर से बाहर निकलते ही जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं उन सब पेड़ पौधों को नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर और स्पर्म का मतलब होता है बीज, अर्थात वे पादप जिनके बीज ढके हुए होते हैं। ढके हुए कैसे होंगे, अर्थात
वे पादप जिनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं उनको एंजियोस्पर्म नाम दिया जाता है। अब देखना, मैंने आपको कहा बायोलॉजी के अंदर अपन दो चीजों का अध्ययन करेंगे, पहला पादप, दूसरा जंतु। तो पादपों के अंदर इतने जगत होते हैं पादपों के, पहला प्रोकैरियोटा, दूसरा थैलोफाइटा, तीसरा ब्रायोफाइटा, चौथा टेरिडोफाइटा, है ना, पांचवा जिम्नोस्पर्म, छठा एंजियोस्पर्म, है ना। इन सब का ये सब जगत हैं, वो जगत किसके हैं भाई? पादपों के, है ना। अब पादप की बात खत्म, अभी मैं आता हूं एनिमल पर, है ना, जंतुओं के ऊपर, है ना। मानव है वो क्या है भाई? एक प्रकार का जंतु है ना। तो देखना, अपनी पृथ्वी के ऊपर जो जंतु पाए जाते हैं, उन जंतुओं का जब वर्गीकरण किया गया तो उन सभी जंतुओं का वर्गीकरण के अंदर फाइलम के अंदर रखा गया, है ना। तो जंतु क्लासिफिकेशन के अंदर अगर किंगडम के बाद अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो हिराकी पदानुक्रम होता है उसको अपन नाम देते हैं संघ, और संघ का अंग्रेजी नाम होता है फाइलम, है ना। तो उस संघ की यदि मैं बात की जाए तो जंतुओं के अंदर इतने संघ पाए जाते हैं, है ना। आपको अपनी रफ कॉपी के अंदर जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर कितने किंगडम पाए जाते हैं, जंतु के अंदर कितने फाइलम पाए जाते हैं, उन सब को एक एक पन्ने पर लिखना है और उनको बिल्कुल एज इट इज, मतलब उनको इसी प्रकार रखना है ना। इसी प्रकार रखने का क्या फायदा होगा? इसी प्रकार अगर यदि अपन इसी पदानुक्रम में इनको रखते हैं तो अपने को ये पता चल जाता है कि कौन सा किंगडम कौन से किंगडम से एडवांस है ना। जैसे प्रोकैरियोटा से एडवांस कौन हो गया? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से एडवांस ब्रायो, ब्रायो से एडवांस टेरिडो, टेरिडो से एडवांस जिम्नो, जिम्नो से एडवांस एंजियो। अर्थात अभी वर्तमान में जो पादप हैं वो किस प्रकार के हैं? एंजियोस्पर्म। हालांकि ये नहीं कह सकते अपन कि ये पादप पृथ्वी पर पाए नहीं जाते हैं, पाए जरूर जाते हैं, लेकिन जो विकसित जो संघ होता है या जो विकसित जगत होता है उसका क्या नाम हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। आगे देखना, अब जंतुओं के अंदर अगर बात की जाए तो जंतुओं का जो पहला संघ होता है उस संघ का नाम होता है प्रोटोजोआ। देखना, ये वाला पहला जो संघ होता है प्रोटोजोआ, है ना। जो प्रोटोजोआ जो संघ होते हैं उस संघ के अंदर बहुत ही छोटे छोटे जंतु, माइक्रोस्कोपी से देखने वाले जंतु पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के बाद अगला जो संघ होता है उस संघ को नाम दिया जाता है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो संघ होता है उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा संघ है अपने चैप्टर के अंदर, तो वहां अपन बात करेंगे। पोरीफेरा जो जंतु होते हैं उन जंतुओं के अंदर उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र, फेरा का मतलब होता है बियर, बियर का मतलब होता है धारण करना। अर्थात वे जंतु जो अपने शरीर पर छोटे छोटे छिद्र धारण करते हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं? पोरीफेरा। आगे नेक्स्ट देखना, ये जो पदानुक्रम चल रहा है फाइलम का, तो पहला जो जंतुओं में फाइलम प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंटेटा, चौथा टिनोफोरा, पांचवा प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके अंदर चपटे गर्मी आते हैं, चौथा आगे निमेटेहेल्मिन्थीज, फिर आगे एनेलिडा, आगे मोलस्का, आगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए ये कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर कीट है, मक्खी है, ये आते हैं ना। तो आर्थ्रोपोडा है वह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। कौन सा भी? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद अगर आएंगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद आएंगे हेमिकोर्डेटा, है ना। हेमिकोर्डेटा के बाद लिखा है मैंने कोर्डेटा, है ना। कोर्डेटा के बारे में चर्चा करने से पहले मैं यहां से लेकर इतने और फिर ये इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, देखना ये जितने भी हैं ये सब हैं। अगर इनका वर्गीकरण किया जाता है तो जब जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है तो उनको अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी के अंदर वर्गीकरण किया जाता है। आगे अपने चैप्टर आएगा तब अपन उसे पढ़ेंगे। अपृष्ठवंशी वे जंतु जिनके अंदर वास्तविक नोटोकॉर्ड का या वास्तविक पृष्ठरज्जु का अभाव होता है उन्हें अपृष्ठवंशी कहा जाता है। तो यहाँ प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकोर्डेटा यहाँ तक ये सभी के सभी जंतु अपृष्ठवंशी है। फिर आगे देखना लास्ट ये आ गया कोर्डेटा, अर्थात मानव है वो किसके अंदर आएगा? मानव जंतु है, उन जंतुओं के अंदर मानव का जो संघ है उस संघ का नाम है कोर्डेटा। अर्थात मानव के अंदर मानव है, गाय भैंस, है ना, बिल्ली, जो वो सभी किसके अंदर आएंगे? कोर्डेटा के अंदर। और कोर्डेटा के अंदर जब आएंगे तो कोर्डेटा क्या है? वे जंतु जिनके अंदर वास्तविक पृष्ठरज्जु पाई जाती है उन्हें अपन क्या नाम देते हैं? कोर्डेटा, है ना। अब देखना भैया आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि
बायोलॉजी जो है उसके अंदर दो जीवों का अध्ययन किया जाता है, पहला जीव पादप, दूसरा जीव जंतु। तो पादप के अंदर आपको इतने नाम याद रखने हैं, है ना, ये सब पादपों के क्या है, किंगडम। और जंतुओं के अंदर आपको केवल और केवल इतने नाम ये याद रखने हैं, है ना। तो ये अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे आज अपन जो आपकी क्लास 11 है बायोलॉजी, उस क्लास 11 बायोलॉजी का पहली यूनिट का जो आपकी पहली यूनिट है, उस यूनिट का नाम है जीव जगत में विविधता। विविधता का मतलब होता है अपनी पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सभी जीव अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो उन जीव जगत के अंदर उनकी विविधताओं का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे इस पहली यूनिट में। और पहली यूनिट का जो पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ। अपनी बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उस चैप्टर का नाम है जीव जगत, है ना। अर्थात इस चैप्टर के अंदर अपन जीवों के बारे में बात करेंगे, है ना। जीव क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। देखो भाई, जब वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले जब वर्गीकरण किया गया तो सजीव, फिर अपन ने बात की निर्जीव, है ना। आपने 10वीं क्लास है, 8वीं 9वीं, है ना, 7वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, है ना, निर्जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, है ना। तो देखो अपन यहाँ बात करेंगे सजीव की, है ना। और सजीव की जब बात करेंगे तो जीव जगत अर्थात जीवों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, जीव क्या होता है ना, जीव होता क्या है आखिर। तो देखो, जीव वह होता है जिसके अंदर वर्दी पाई जाए, है ना। अपन लिखते हैं सभी जीवों के अंदर वर्दी पाई जाती है ना, सभी जीवों के अंदर जनन पाया जाता है। अर्थात जीव के जो अभिलाक्षिक लक्षण है उनकी अगर बात की जाए तो अभिलाक्षिक लक्षणों के अंदर जीवों में वृद्धि होती है ना, जीवों में जनन होता है। और पर्यावरण के प्रति जीव है वो संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं। और संवेदनाओं का मतलब जब जीव प्रकाश ताप इनके संपर्क में आता है तो वो जो संवेदनाएं होती है उन संवेदनाओं के प्रति जीव अनुक्रिया प्रदर्शित करता है ना। जीवों के अंदर उपापचय पाई जाती है। उपापचय का अर्थ ये होता है कि सभी जो सजीव होते हैं वो सभी सजीव रसायन के बने होते हैं। किसके बने हुए रहते हैं, रसायन के। और जीवों के शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती रहती है ना। रासायनिक क्रियाओं के अंदर अपन नाम ले सकते हैं, श्वसन है ना, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अगर बात कर सकते हैं, वो सब की सब क्या है, रासायनिक क्रियाएं है ना। भोजन जब अपन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, वो भी किस प्रकार की है, जैव रासायनिक क्रिया है। तो उपापचय जीवों के अंदर अगला कौन सा लक्षण हो गया, उपापचय, है ना। अब आगे जीव है वो स्वयं की प्रतिलिपि बनाते हैं। अर्थात प्रतिलिपि का मतलब ये होता है कि अपन जब डीएनए की बात करेंगे तो रेप्लिकेशन आएगा वहाँ पर, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, जीव है वह डीएनए की प्रतिकृति बनाएंगे, है ना। और अगर जीवों की अगर बात की जाए तो जनन के द्वारा जीव अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब सेम अपने जैसा बच्चा उत्पन्न करना, है ना, वो जनन के अंदर आ जाएगा, जनन के अंदर आ जाएगा। अब देखना जीवों के लक्षण क्या होते हैं भाई। जीवों के अभिलाक्षणिक लक्षणों की अगर बात की जाए तो जो पहला जो लक्षण होता है उस पहले लक्षण का नाम होता है वर्दी। अर्थात कहने का मतलब सभी जीव वर्दी करते हैं। सभी जीव क्या करते हैं भाई, वर्दी। तो देखो वर्दी के अंदर बात की जाए तो वर्दी किस प्रकार से हो सकती है ना। वर्दी की बात की जाए तो वर्दी भार में हो सकती है ना, वजन के अंदर, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वजन मान लो 3 kg है। जब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसका 10 kg हो गया। फिर उसके बाद ऐसा भी टाइम आ सकता है उसका 90 किलो हो गया, है ना। तो ये किसके अंदर वृद्धि हो रही है, भार के अंदर वृद्धि हो रही है ना। तो जो वृद्धि है वो भार में हो सकती है, संख्या में हो सकती है ना। तो जीवों के अंदर जो वृद्धि होती है भार और संख्या के अंदर, वह वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। अर्थात कोशिका ये विभाजन करती है, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण, 2 से फिर 4। तो कोशिका विभाजन के द्वारा जीवों के अंदर किस क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। उनकी भार में और उनकी संख्या के अंदर वृद्धि होती है। अब आप कहोगे कि सर निर्जीव में भी वृद्धि होती है ना। आप ये कहोगे कि सर सजीव के अंदर आपने कहा वृद्धि होती है, तो आप कहोगे कि निर्जीव में भी वृद्धि होती है। तो देखो निर्जीव के अंदर जो वृद्धि होती है वह वृद्धि सजीव की भांति नहीं होती है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि निर्जीव जब पदार्थ होते हैं उन निर्जीव पदार्थों के ऊपर अन्य पदार्थ जो होते हैं उनका एकत्रित होते रहते हैं। और वो इकट्ठा जब होंगे तो उनके भार के अंदर वृद्धि हो जाती है। जैसे अपन बात की जाए, है ना, लकड़ी का जो दरवाजा होता है वह क्या है, एक प्रकार का निर्जीव।
अब बारिश के दिनों के अंदर क्या होता है, बारिश है वो उसके ऊपर आएगी तो वो अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण कर लेगा और उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वो जो वृद्धि है वह अलग है, उसको अपन वृद्धि नहीं कह सकते, है ना। वह निर्जीव पदार्थों में जो वृद्धि पाई जाती है वह उन निर्जीव पदार्थों के ऊपर अन्य पदार्थों के एकत्रित होने से होती है ना। आगे देखना भाई, आगे अगर बात की जाए तो जीवों का जो अभिलाक्षणिक लक्षण होता है वह होता है आगे जनन, है ना। जनन के अंदर क्या होता है, जीव है वह जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने संततियों का निर्माण करते हैं और अपनी संख्या के अंदर क्या करते हैं भाई, वृद्धि करते हैं, है ना। तो जीव है वह संततियों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, जनन की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अब जनन की अगर बात की जाए तो जनन के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों के अंदर पहला जो प्रकार होता है उसको नाम दिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो प्रकार होता है उसको नाम दिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी अपन आगे खूब चर्चा करेंगे, है ना। जो लैंगिक जनन है ना, जिसके द्वारा जीव है वह क्या करते हैं, संततियां उत्पन्न करते हैं। और ये वाला अलैंगिक जनन है ना, तो अलैंगिक जनन है वह लोअर जो एनिमल होते हैं, निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उन जंतुओं के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। और जो उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनके अंदर पाया जाता है लैंगिक जनन। जैसे मानव की अगर बात की जाए तो मानव के अंदर कौन सा जनन पाया जाएगा, लैंगिक जनन। अब देखना जो जीव है उन जीवों के अंदर जो अलैंगिक जनन होगा वह किस प्रकार से हो सकता है ना। तो अलैंगिक जनन है जीवों के अंदर, उसके भी बहुत प्रकार है। तो देखो पहला प्रकार अलैंगिक जनन के प्रकार, उन प्रकारों की यदि बात की जाए तो पहला जो अलैंगिक जनन का प्रकार है बीजाणुओं के द्वारा। तो देखो कुछ ऐसे जंतु होते हैं वह बीजाणु उत्पन्न करते हैं ना, और बीजाणु उत्पन्न करके वो जो बीजाणु है वो आगे जाकर एक नई संतति का या एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो बीजाणुओं के द्वारा जनन पाया जाता है किसके अंदर, कवक के अंदर, है ना। कवकों की आगे भाई क्लास पढ़ेंगे अपन, है ना। कवकों की क्लास के अंदर फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरियोमास्टीज, है ना, उनके अंदर अपन सबके अंदर अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करवाएंगे और वो बीजाणु आगे जाकर फिर क्या करेंगे, नए कवक का या नए सजीव का निर्माण कर देंगे। तो अलैंगिक जनन का जो प्रकार है उसके अंदर बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कवक के अंदर पाया जाता है। आगे देखना, मुकुलन की विधि द्वारा किसके अंदर, मुकुलन की विधि के द्वारा किसके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है, उसका उदाहरण होगा ईस्ट और हाइड्रा, है ना। ये जो जंतु होते हैं इनके अंदर जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन एक प्रकार का ऐसा अलैंगिक जनन है जिसके अंदर एक कलिका का निर्माण होता है, एक बड का निर्माण होता है, और वो कलिका जब मूल पादप मूल जंतु से अलग हो जाएगी, इस प्रकार ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर ऐसे कलिका बन जाएगी। ये जब कलिका अलग होगी तो ये एक नए जीव का निर्माण कर देगी। तो मुकुलन के द्वारा किसके अंदर होगा, ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर। आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। फिर देखो नेक्स्ट, विखंडन। ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव जिनके अंदर उन जीव का जो थोड़ा सा भाग है वो टूटकर विखंडन की विधि के द्वारा अलग हो जाए और वो जो टूटा हुआ भाग है उसके द्वारा फिर एक नए जीव का निर्माण हो जाए, तो उस प्रकार के जनन को अपन क्या नाम देते हैं, विखंडन। विखंडन के मतलब जब कोई जंतु है उसके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर अलग हो जाए और उस हिस्से के द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो जाए, तो उसको अपन कौन सा अलैंगिक जनन बोलेंगे, विखंडन विधि के द्वारा। इसका उदाहरण ये कवक में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, मोसेज। मोसेज का मतलब होता है क्या, मोस, ब्रायोफाइटा, उसके अंदर ये पाया जाता है। अगला देखना, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर वास्तविक पुनर्जनन पाया जाता है ना। वास्तविक पुनर्जनन का मतलब क्या होता है कि यह वास्तविक होता है, अर्थात कुछ ऐसे जीव उनके अंदर एग्जाम्पल होता है चपटा कर्मी। ये जो प्लेनेरिया होता है उस प्लेनेरिया के अंदर वास्तविक पुनर्जनन पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब इसका थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वह अगर अलग हो जाए किसी भी प्रकार से तो वह हिस्सा एक नए जंतु का निर्माण कर देगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया भाई, प्लेनेरिया। वास्तविक पुनर्जनन किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया चपटा कर्मी। ये क्या है, एक प्रकार का जंतु है। आगे देखना, आगे देखना भाई, जनन के अंदर फिर अलैंगिक जनन की बात कर ली अपन ने, बीजाणुओं के द्वारा हो गया, मुकुलन के द्वारा हो गया, है ना।
विखंडन के द्वारा हो गया। अब अपन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं कर पाते हैं, अर्थात कुछ ऐसे जीव अपनी पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो जनन क्षम नहीं होते हैं, उनको अपन नाम देते हैं अंग्रेजी के अंदर। इंग्लिश में अगर बात करूँ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बंदे। बंदे का मतलब वे जीव जो जनन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे जीव जिनके अंदर जनन का अभाव होता है, अर्थात वो अपने समान संततियाँ उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, उनको अपन क्या नाम देते हैं? वे जीव जो जनन करने में असक्षम या अक्षम होते हैं, उन जीवों के अगर उदाहरण की बात की जाए तो खच्चर, और आपने एपी ये कल्चर है, मधुमक्खी है, उसके अंदर पढ़ा होगा आपने, है ना। मधुमक्खियों के अंदर जो 3 भेद पाए जाते हैं, है ना, आपने ध्यान होगा 10वीं क्लास में आया होगा, रानी, है ना, एक श्रमिक, है ना, ऐसे 3 जो भेद हैं, उन तीनों भेदों की अगर बात की जाए तो जो बंदे कामगार जो मधुमक्खी थी वो क्या थी? जनन कर पाने में असक्षम या अक्षम थी। तो ये उदाहरण है ना। मनुष्यों के अंदर भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं ना जिनके अंदर जनन का अभाव होता है, अर्थात वो जनन की प्रक्रिया करने में अक्षम होते हैं। आगे देखना भाई, आगे मैं जीवों के अभिलाक्षणिक लक्षणों की बात कर रहा हूं। मेरा जो मेन टॉपिक अभी अपना चल रहा है उसका अपन बात कर लें तो जीवों के लक्षण, अर्थात जीवों के अंदर कौन से अभिलाक्षणिक लक्षण पाए जाते हैं ना, जैसे वृद्धि, इन जनन, अपन वृद्धि और जनन के बारे में बात की। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उपापचय। जीवों के अंदर जो अभिलाक्षणिक लक्षण उपापचय पाया जाता है, तो उसके अंदर अगर बात की जाए तो देखना सभी जीव जो होते हैं वह सभी जीव रसायनों से बने हुए होते हैं, अर्थात जीवों का जो निर्माण होता है वो रसायन के द्वारा होते हैं, है ना। रसायन, जीवों के शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती रहती है ना। तो अपने जीव है, अपनी अगर बात की जाए, है ना, मानव की, तो मानव के अंदर भी खूब होती है रासायनिक क्रियाएं। जैसे मानव के अंदर जैसे भोजन से संबंधित रासायनिक क्रियाएं होती है ना, भोजन के अलावा श्वसन होता है, अपन जो लोग श्वास लेते हैं ना, भोजन, उसके अलावा उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर अपन निकालते हैं उसको उत्सर्जन बोलते हैं। ये सभी की सभी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। तो जीवों के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है, उनको अपन क्या नाम देते हैं? उपापचय, है ना। आगे देखना, जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, है ना। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। बाह्य उद्दीपन क्या हो सकते हैं? प्रकाश हो सकता है, ताप हो सकता है, पानी हो सकता है, प्रदूषक हो सकते हैं। अर्थात प्रदूषक का मतलब यदि अपना बाहर का पर्यावरण यदि दूषित है तो इस प्रकार के पर्यावरण के दूषित जब होगा तो कुछ ऐसे हैं जीव जो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो जीव जीवित नहीं रह पाएंगे, अर्थात उनके प्रति वो अनुक्रिया प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो ये अनुक्रिया है उद्दीपनों के प्रति, अर्थात जीव है वह, आपने देखा होगा, है ना, कि जब अपन छुई मुई, माइमोसा पुडिका छुई मुई है, उस छुई मुई के अपन जब हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाते ही उनकी जो पत्तियां है वो मुरझा जाती है ना। तो वो क्या हो गया? अपना हाथ लगाना बाह्य उद्दीपन, और उस बाह्य उद्दीपन के प्रति उस पादप ने, उस सजीव ने अनुक्रिया प्रदर्शित की है। आगे देखना, आगे अपन बात करेंगे, अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आपके लिए जो होमवर्क है, आपको जो घर से तैयार करना है, उसके अंदर अगर मैं बात की जाए तो वो आपको बता देता हूं। आपको घर के अंदर अपनी फर्स्ट क्लास है, ये 11 बायोलॉजी की क्लास, 11 बायोलॉजी विषय की अपनी पहली क्लास है। तो उसके अंदर आप ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर पाओ तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक पादपों के अंदर इतने किंगडम है, प्रोकैरियोटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आपको कंटिन्यू याद रखने हैं, है ना, 1 नंबर से लेकर लास्ट तक। ओके, फिर अगर एनिमल के अंदर कितने संघ पाए जाते हैं, उन संघों के अंदर आपको सबके नाम कंटिन्यू क्रम वाइज याद रखने हैं, है ना। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेटीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इस प्रकार, है ना। इतना आप याद करने का प्रयास करना। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।